बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 887 और मैं हूं कनीस फातिमा। नाजरीन, आज की अहम डेवलपमेंट, आज की अहम पेशरफ्त, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने अपना दूसरा सालाना बजट आज पेश किया है। माली साल के लिए उन्होंने 71 खरब और 36 अरब रुपए का ये बजट पेश किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि कोई भी टैक्स नया जो है वो नहीं लगाया जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि विफाकी वजीर हमाद अजहर की जानिब से ये कहा गया कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अब देखना यह है कि किन किन चीजों में अवाम को रिलीफ दिया गया है और किन किन चीजों की कीमतों में इजाफा किया गया है। अवाम को किन चीजों से गर्ज है, जिन चीजों से उनको गर्ज है, क्या उनको महंगा कर दिया गया है या उनको सस्ता किया गया है, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिर बजट के ऊपर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, तनकीद का निशाना बनाया गया शहबाज शरीफ की जानिब से। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये कोरोना ज़दा बजट है। जो हुकूमत है, हुकूमत ने ये जो बजट पेश किया है ये एक बजट नहीं, तबाही का नुस्खा है। उन्होंने ये भी कहा कि 68 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी जो है वो मनफी में जा चुकी है। हमाद अजहर ने वाकई में आज ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि 3.3 ग्रोथ थी जब उनको ये मिली थी इकोनॉमी, तो अभी आके -0.4 पर चली गई है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उन्होंने तो इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। लास्ट बजट में ऐसा हुआ था कि अपोजिशन ने काफी हंगामा किया था और जो उनको कॉपीज दी गई थी बजट की उनको फाड़ दिया गया था। इस बार ऐसा हुआ कि शायद कोरोना की सूरत हाल की वजह से कॉपीज नहीं दी गई और जिसकी वजह से उन्होंने ये भी एतराज उठाया कि हमें बजट की कॉपीज नहीं दी गई, तो उनको लेकिन हंगामा जो है उन्होंने किया। बजट की जो कॉपीज थी उनको फाड़ा नहीं गया, लेकिन उन्होंने हंगामा वैसे ही किया और चीनी चोर के नारे थ्रू आउट द बजट जब अनाउंस किया जा रहा था वो लगाते जा रहे थे। अब हमने जो बात करनी है अपने प्रोग्राम में वो इस पर बात करनी है कि हुकूमत ने जो टैक्स नहीं लगाए, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया, क्या उनका ये फैसला दुरुस्त है? मौजूदा बजट जो है इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? और जो बजट पेश किया गया है क्या ये मईशत को संभाला दे पाएगा या फिर नहीं? इस पर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब नून लीग से इनका ताल्लुक है, उमर तनवीर साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका तशरीफ लाने के लिए। और उमर तनवीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, एसी पर, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उमर साहब, बात की गई आज बजट पेश किया गया। वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब ने तो बड़े वसूख से ये बात की कि ये बजट जो है इसमें अवाम को रिलीफ दिया गया है, लेकिन ये जानना चाहेगी अवाम, ये जानना चाहेगी कि किन किन चीजों में रिलीफ दिया गया है। क्या वो जो चाहते थे, जिन चीजों में वो चाहते थे उन्हीं में रिलीफ दिया गया है कि दूसरी अशिया में रिलीफ दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे बड़ा रिलीफ जो इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट ने दी है वो कोई नया टैक्स ना लगा के है। ये को बड़ा आसान काम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नया नहीं लगाया। और ये आप सोच भी नहीं सकती है कि ऐसा मुल्क जिसके ऊपर मौशी तौर के ऊपर कोविड-19 के बाद जिसमें कोई गवर्नमेंट ने अपनी टैक्स कलेक्शन नहीं की बल्कि उल्टा पैसा डिस्पर्स किया 12,000 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ 44 लाख फैमिलियों को दिया। उसके अलावा 35 लाख दुकानदारों को जो है वो बिलों की मद में सब्सिडी दी, रेजिडेंशियल बिलों की मद में सब्सिडी दी। और ये सारा कोविड-19 की हमने देखा तनाजर में किया गया। इस सारे बोझ के बावजूद अल्लाह के फजल करम से आज पाकिस्तान साहब ने बजट पेश किया तो उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया, किसी किस्म का भी कोई नया टैक्स अवाम के ऊपर नहीं डाला गया। सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या ये कहना दुरुस्त है आप लोगों की जानिब से कि अवाम को रिलीफ दिया गया, सिर्फ टैक्स ना लगाकर? कीमतों में तो इजाफा किया गया है। नहीं, कीमतों में देखें, जो लग्जरी ऐसी जिनका इस्तेमाल जो हमारे अमीर तबके में है या हमारे अपर मिडिल क्लास में है, उन चीजों को उन चीज किया गया। लेकिन ऐसी वो तमाम जरूरियात जिंदगी की अशिया जो कि गरीब से जिनका ताल्लुक है उनको महंगा नहीं किया गया। ये अच्छा, बजट में आपका कहना है कि जो लग्जरी आइटम थी उनको महंगा किया गया है, उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, जो अशियाए जरूरियां हैं उनको महंगा नहीं किया गया। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी कि बताइएगा, आटा, घी, चीनी, दालें और इस तरह की ऐसी सब्जियां क्या ये लग्जरीज आइटम में आती हैं? नहीं, देखिए, घी, बनास्पति घी आप ले लें, आप डिफरेंट दालों की वो लें,
बड़ा गोश्त जो है वो महंगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ दो लेकिन चीजों क्या को आप छोड़ के कभी बाकी सोचा है तमाम कि अशिया महंगी हुई है। टमाटर और प्याज को छोड़ के उनकी सिर्फ कीमतें डाउन की गई हैं, बाकी तो तमाम की तमाम अशिया महंगी हो गई हैं। क्या ये लग्जरीज आइटम में आती हैं? प्लीज मैं एक गुजारिश कर दूं, जब हम देखते हैं ना पाकिस्तान के ओवरऑल सिचुएशन को, तो उसमें हमें नजर आता है कि हमारा जो ऐसा तबका जो कि 25% के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी तादाद कुछ 6 करोड़ के करीब, 6-7 करोड़ के करीब बनती है, ये वो तबका है जो इस तरह की लग्जरी आइटम्स के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल पूरी करता है। और हमने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे उमर रोटी साहब, प्याज के साथ खाई जाती है, जहाँ पे रोटी अचार के साथ खाई जाती है। तो इसलिए मैं वही जानना चाह रही हूँ ना, हमने इसका मतलब ये है कि अचार भी तो कुछ मसाला जात से बनता होगा, तो यही जानना चाहते हैं कि आप नहीं यही जानना चाह रहे हैं कि जो ये जो सब्ज मसाला है या दूसरी चीजें जो दालें, घी, गोश्त, अंडे, ब्रेड वगैरह, आटा वगैरह, घी वगैरह, ऑयल वगैरह महंगा कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ये समझती है कि ये लग्जरी आइटम्स है और हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से इसकी कीमतों में इजाफा कर दें। देखिए, मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ, जो 25% हमारा गरीब दिहाड़ीदार तबका है वो तो इस तरह की लग्जरीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तो 2 वक्त की रोटी लेकिन 2 वक्त की रोटी में आटा भी आता है कि नहीं? घी आता है रोटी पकाने के लिए कि नहीं? ये आटा बिल्कुल आता है। जहाँ तक आटे की बात है, इसको सरकारी पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी कर ली है खरीदारी गंदम की, और इसको बड़ी इसको सरकारी रेट जो पहले था उसके ऊपर मेंटेन कर दिया जाएगा। 100 रुपए उसमें इजाफा किया गया उमर साहब। जी, आपकी बात दुरुस्त है, हमने 100 रुपया उसमें इजाफा जरूर किया है। हमने गंदम, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि एक गरीब इंसान जो है ये आइटम्स जो है वो खरीद ही नहीं सकता, ये लग्जरीज में आती हैं बकौल आपके, तो इस वजह से उनकी जो जरूरत है वो ये चीजें नहीं है। आटा भी जरूरत है। मुझे ये बताइएगा, ऑयल या घी के बगैर क्या खाना बन जाता है? और अगर एक महीने में एक दफा कोई मुर्गी का गोश्त ही चले ले ले वो पकाना चाहे तो वो भी, उसमें भी आपने इजाफा कर दिया है। तो फिर ऐसी कौन सी अशिया है जो कि लग्जरीज में आती हैं? हेलो, आपकी वॉइस बड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज आपको अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, अब आ रही है। मैं वही एक्चुअली पता है क्या, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रही है क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमने उन चीज़ों की कीमतें बढ़ाई हैं, हमने आवाम को रिलीफ दिया है, अशियाए ज़रूरिया में इजाफा नहीं किया। एक मोबाइल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि पाकिस्तानी जो मोबाइल अब बन रहे हैं ये एक गरीब इंसान की ज़रूरत नहीं हो सकती, वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता, सेकेंडरी चीज़ों में आ जाता है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी, आटा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, घी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अब प्याज के बगैर तो खाना बनने से रहा, चले टमाटर हम मान लेते हैं कि आपने कहा कि ये लग्जरीज में आ जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें बेसिक हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वही आवाम से आप दूर कर रहे हैं। मोबाइल का उन्होंने क्या रोटी की जगह पे मोबाइल खाना है? नहीं, आटे की बात कर रही है ना, अब तो आटे की प्राइस तो थैले में 100 रुपए इजाफा हुआ है अभी बजट में। जी, थैले में 100 रुपया इजाफा बिल्कुल हुआ है। ये भी पंजाब गवर्नमेंट का भी बजट आएगा, आपको पता चल जाएगा। हमने ऑलरेडी किसान को भी इसके बदले में ज्यादा पेमेंट की है ना। हमने सिर्फ एक तरफ ये नहीं किया कि बोझ जो है एक साइड पे डाला है, हमने किसान को भी उसके बदले में गंदम की ज्यादा प्राइस पे की है। तो इट्स लाइक बैलेंस क्रिएट किया है, बैलेंस क्रिएट किया गया है। अच्छा, आप लोगों के बकौल बैलेंस क्रिएट किया गया है। मिसाल साहब, ऐसा होता है बैलेंस, मोबाइल की कीमतें डाउन कर देना, उन पे जो सेल्स टैक्स है उनमें छूट दे देना, और जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर देना। इन काम के लिए तो मुझे इसी चीज़ पे हंसी आ रही थी कि इन काम के लिए तो इनको बजट की ज़रूरत नहीं है, ये तो चलते साल के अंदर ही ये कर देते हैं। अब आप देखें कि दुनिया में जो पेट्रोल था, वो जो पेट्रोल बनाने वाले जो ममालिक हैं वो लोगों के अपने बायर्स के तरले कह रहे थे कि आप पेट्रोल हमारे से उठा लें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर, हमें पेमेंट भी ना करें, आप पेट्रोल की प्राइसेस, और इतना क्राइसिस था। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल की शॉर्टेज थी और यहाँ हाई ऑक्टेन जो है वो 160-150 में बिक रहा था। तो इन चीज़ों के लिए इनको बजट की ज़रूरत नहीं है। चलते साल के अंदर जो है वो शुगर को इन्होंने एक्सपोर्ट करके जो है वो महंगा कर दिया, आटे की किल्लत इन्होंने पैदा करके आटे को भी महंगा कर दिया। तो ये चीज़ें तो बजट के बियॉन्ड है। अब आप बजट पे आ जाएं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बिल्कुल बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन फिर ये 27% नया टैक्स लगाए बगैर किस तरह एफबीआर का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट सेट किया है रेवेन्यू का एफबीआर का वो 4.9 बिलियन है। तो सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि फिर इनका टारगेट नहीं ठीक। अगर नया टैक्स लगाए बगैर ये 1000 अरब रुपए से टैक्स को कैसे बढ़ाएंगे? तो इसी तरह ये इसको देखा जाए और पिछली इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो पिछले साल भी
जो इकोनॉमिक रिव्यू आया था उसमें इन्होंने 5.5 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया था रेवेन्यू का, और वो 2 से 3 दफा रिवाइज हुआ नीचे जाके। पोस्ट कोविड, प्री कोविड भी जो वो टारगेट अचीव करने जा रहे थे वो यही सुनने में आ रहा था कि 4.2 तक ये पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर पता चला कि 3.9 ही इनसे इकट्ठा हुआ। तो इनकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो मेरे ख्याल से पता नहीं किस एस्टिमेशन पे बेस्ड होती हैं, क्योंकि उसमें 20 से 30% वेरिएशन आ जाती है। ये तो आपकी रेवेन्यू साइड हो गई। फिर ये कहते हैं ये रिलीफ का बजट है, मुझे तो रिलीफ इसमें कहीं भी नहीं नजर आई। कोविड के लिए ये बजट है, कोविड के लिए इन्होंने सिर्फ 70 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए हैं, दैट इज इट पूरे बजट के अंदर, जो कोविड रिलीफ के लिए 70 अरब रुपए। फिर एहसास प्रोग्राम के अंदर इन्होंने 187 बिलियन से उसको 208 बिलियन पे कर दिया, यानी कि एक बड़ा मामूली इंक्रीज है। कोरोना पता नहीं ये साल तक खत्म होता है नहीं होता, लेकिन इन्होंने जो है वो इसके अंदर बड़ी एक मिनिमल सी इंक्रीज है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किस तरीके से अवाम को कोरोना की सूरत हाल में रिलीफ देंगे, जो 12,000 रुपए। यही चीजें हम इनको ना पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें, एक तरफ कोरोना की सूरत हाल है, सबके सामने है, तमाम कारोबारी जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रहेगी, कारोबार बंद होकर रखें। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है हर इंसान का, उसमें सबसे ज्यादा कौन पिसा है? गरीब तबका। अभी तो ये बजट ऐसा होना चाहिए था कि गरीब तबके को मद्देनजर रखते हुए जो उनकी अशियाए जरूरिया है उनको सस्ता किया जाए, लेकिन बजाय इसके कि उसको सस्ता किया जाए उनको महंगा कर दिया गया। आटे का थैला जिसकी कीमत जो थी वो पहले थी 785 रुपए, अभी कर दी गई है 875 रुपए। देखिए ये चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इनका अवाम से राब्ता नहीं है, ये अवाम फ्रेंडली बजट नहीं है इनका। कोरोना के अंदर आप देखें कि वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं आपको किसी शहर में जाते हुए नहीं नजर आए, यहाँ तक कि जहाज क्रैश हो गया वो कराची नहीं गए। तो यही वो चीज़ें हैं कि इस चीज़ के बावजूद कि आवाम को रिलीफ दे दी जाती, कोई बिजली सस्ती की जाती, कोई इन्होंने तो इस बजट के अंदर जो फर्टिलाइजर जो यूरिया बनाने वाली सब्सिडी उसको भी रिड्यूस कर दिया है। तो जो जहां और आसानियां पैदा होनी थी, किसी किस्म की मुझे रिलीफ नहीं नजर आई इसके अंदर, और यही इशू है इस बजट के अंदर कि ये। लेकिन वो कह रहे हैं कि टैक्स में जो नया टैक्स कोई नहीं लगाया गया, यही रिलीफ है। अब आप मुझे बताएं ये काफी है? अगर नया टैक्स नहीं लगाया तो फिर ये 1000 अरब से टैक्स को कैसे बढ़ाएंगे? इसका जवाब दे दें, इनसे पूछ लें। बगैर नया टैक्स लगाए हुए आपने पहले तो 3.9 ट्रिलियन इकट्ठा किया, अब आपने जो हदफ रखा है टैक्स का वो 30% अजाफी रखा है, उसको ये नया टैक्स लगाए बगैर कैसे अचीव करेंगे? या ये हदफ गलत है? और एक और चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, जो पहले इस पर हम बात कर लेते, पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं ताकि आसानी से और डिटेल डिस्कस हो सके। उमर साहब, आपने कहा कि टैक्स नहीं लगाया, किस तरह से जवाब देंगे? राना एहसान साहब ने जिस तरह से कहा कि 27% जो है, तो एफबीआर की रेवेन्यू में आप किस तरह से इजाफा किस तरह से करेंगे? उमर साहब आवाज आ रही है आपको? शायद हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। इसी तरह मैं जो चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखें अगले साल का बजट तो आ गया, लेकिन हमें ये इस टाइम के ऊपर आप पिछले साल का भी रिव्यू करते हैं, और जो इकोनॉमिक रिव्यू आया था वो वही था, उसमें ये किसी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके। और जीडीपी का इनका हदफ था 4%, जो इन्होंने अचीव किया -0.4%, वो भी इनके बकौल। अभी ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, जो आईएमएफ के एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि जीडीपी -1.5% पे होगी, जो वर्ल्ड बैंक है उसके एस्टिमेट्स हैं कि जीडीपी आपकी 2.6% मनफी होगी। और इसी की मिसाल जो आज हम आदर साहब ने भी कहा कि -0.4 पे चली गई हमारे जो जीडीपी। ये तो इनकी कैलकुलेशन है ना जी, अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और ये एक्चुअल फिगर्स तो 30 जून के बाद आएंगे। और अभी से जो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर दिया कि फिस्कल डेफिसिट 9% पे है, जो इन्हीं के एस्टिमेट्स और इन्हीं के जो फिगर्स हैं, जब वो डालते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 12.3% है, यानी कि 5 ट्रिलियन तक जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। तो इनके अदादो शुमार जो इन्होंने दिए हैं, इन पे भी सवालिया निशान है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूं बड़े। इसका मतलब है कि आप इस बजट को गलत करार दे रहे हैं? मैं इस बजट के अदादो शुमार को भी क्वेश्चन कर रहा हूं। जो फिस्कल डेफिसिट इन्होंने दिया है 9.1%, वो असल में 12.3% है। और इन्होंने मिसाल के तौर पे आप एग्रीकल्चर को ले लें, जो कि इस साल जो पिछला साल गुजरा है 2.7% से ग्रो किया है, अगले साल इन्होंने 2.8% उसका जो है वो ग्रोथ रखी हुई है। मुझे बताएं कि टिड्डी दल के अटैक के अंदर, जिसको ये काबू ही नहीं पा रहे, और अभी जुलाई में असल अटैक तो आना है ईरान से, ये किस तरह अचीव करेंगे 2.8%? उमर साहब, अदादो शुमार पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं कुछ गुजारिशात करता चलूं। पहली तो बात यह
हमने 100% इंक्रीज बेसात और बिस्क की स्पेंडिंग में इन 2 सालों में, बजाय इसके कि जो 50% इंक्रीज पिछले 5 सालों में हुआ था, तो ये अवाम का ही है। वंस अगेन नया टैक्स को इंक्रीज ना करके हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। हमारा वही तो है कि टैक्स अगर आपने कोई ऐड नहीं किया तो रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा, इसके लिए कोई प्लानिंग वगैरह की है आप लोगों ने? किसी भी मुल्क का रेवेन्यू उसकी बेसिस कभी भी आप सिर्फ इंटरनल टैक्सेशन पे नहीं रखते, आप हमेशा उसकी बेसिस जो है वो एक्सपोर्ट पे रखी जाती है। अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तरक्की करवानी है, तो आप कभी भी इस चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि आपने अपने मुल्क के अंदर जो है टैक्सेस उनको इंक्रीज करते रहे और अपना बजट जो है उसका हदफ पूरा करते रहे। आपका हमेशा जो मेजर रिलायंस होता है वो आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर होता है। तो हमने, अगर आप इस बजट में गौर फरमाए, ये मेरे दोस्त बैठे हुए राना एहसान साहब भी, ये अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाए तो इनको पता चलेगा कि हमने रिडक्शन इन टैक्सेस की है टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट, कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके, जो हमारा शुरू से एजेंडा है। देखिए, ये कोविड एक अल्लाह ताला की नेचुरल डिजास्टर आया पाकिस्तान के ऊपर, क्या पूरी दुनिया के ऊपर है। अब पाकिस्तान के ऊपर आया होता तो हमने आपको फिंगर पॉइंट कर सकते थे, हमने आप ब्लेम कर सकते थे। आप तारीख में पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी मुतासिर हुई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी से मुतासिर हुई। पूरी दुनिया इस वक्त एक विशियस सर्कल में फंसी हुई है जो कोविड की वजह से फेस करना पड़ रहा है। हमने तो फिर भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस नहीं लगाए, ऊपर से टैक्सेस में रिडक्शन करके एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और कोरोना ने सदा हमारे पास नहीं रहना, इंशाल्लाह ताला हम इससे एज अ नेशन लड़के इससे बाहर निकलेंगे और कभी भी कौमों की जिंदगी में इस तरह के नेचुरल डिजास्टर। सिर्फ आपने बात की है कि टैक्स जो थे उनमें रिडक्शन की गई है, लेकिन लगाया नहीं गया कोई भी टैक्स नया। तो सिर्फ क्या आपको लगता है कि हमारी जिस तरह की मईशत की हालत है, जिस तरह की खस्ता हाली का शिकार है हमारी मईशत, तो सिर्फ और सिर्फ हम इंपोर्ट पर रिलाई कर सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, पहले पाकिस्तान एक हर क्राइसिस जो है ना अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। आज से पहले पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान ने कैचअप करना था बाकी दुनिया की नेशंस के साथ। आज पाकिस्तान इस जगह पे खड़ा है जहां पे पाकिस्तान के लिए इजी है, बाकी दुनिया पीछे आई है। और पाकिस्तान ऑलरेडी जहां पे खड़ा था वो हम सबको पता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहली थी, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट की तबाहली थी, पिछले 5 साल में 1% एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी हमारी नून लीग के दौर में, जो आके हमारी हुकूमत ने बढ़ाई उसको। लेकिन उमर साहब, आप लोगों के दौरे हुकूमत में हमारी जो मुल्की जीडीपी है वो माइनस में जा चुकी है और 68 सालों में ऐसा नहीं हुआ। वो में गई है, उसकी वजह ये है कि जब आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके रखेंगे अपने मुल्क की इकोनॉमी को, तो आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ेंगी जब रियलिटी और रैशनलिज्म की तरफ आएंगे। तो दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट एट द मोमेंट, मेरी गुजारिश। ठीक है उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक तरफ टिड्डी दल का जो हमला है वो आम हुआ और उसके लिए हुकूमत की जानिब से 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दूसरी तरफ कोरोना की सूरत हाल है और हर इंसान जो है इसको बियर कर रहा है, उसके लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो बजट पेश किया गया है, जिसको अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं और वो दोनों चीज़ें बहुत मेन चीज़ें हैं जिनको इन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। एक तो सीपैक और दूसरा बलूचिस्तान। इस पर बात करते हैं। राना साहब, क्या कहेंगे? मतलब ये 2 अहम चीज़ें, उनको तो निगलेक्ट किया ही किया, और दूसरा कोरोना जिस पर बजट ज़्यादा रखना चाहिए था। सिर्फ 70 अरब के आपको लगता है कि इतना काफ़ी होगा इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए, और टिड्डी दल के लिए 10 अरब रुपए काफ़ी होंगे? देखें, आपने सीपैक की बात की, तो सीपैक हमारे टेन्योर में बड़ी एक तेज़ रफ्तार प्रोजेक्ट था जिसको पूरी दुनिया जो है वो बड़ी जो है वो एक नज़र रख रही थी इसके ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी, ये पूरे ख़त्ते के लिए जो है वो एक ओपनिंग थी। लेकिन आपने देखा कि इन्होंने सीपैक के ऊपर भी किस तरह इल्ज़ामात लगाए हमारे टेन्योर के ऊपर, और जब हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ तो हालत इस हद तक ख़राब हो गई कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़ा चाइना हालात बेहतर करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सीपैक जैसा प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर अब बात ही नहीं होती, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
और यही तरजीहात जो हैं अगर रहीं तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत हमने करके वो सीपेक को एक स्टेज पे लेके आए थे वो भी हम लूज कर देंगे। चलिए, बात ना करना तो एक तरफ, लेकिन उसको बजट का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। बिल्कुल, यही एक जो है वो इंडिकेशंस हैं कि इस हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और ये हुकूमत जो है, सीपेक एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो दुनिया को कनेक्ट कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, प्रायोरिटीज़ की बात आपने की है। शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ ही ब्रेक के बाद से मौजूद थे। शौकत बसरा साहब, प्रायोरिटीज़ की बात की जाती है तो क्या फिर इसका मतलब है कि ये समझा जाए कि बलूचिस्तान और सीपैक जो है वो आपकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है, जो इस बजट में उसको निगलेक्ट किया गया? मेरे ख्याल में हमें प्रोपेगेंडा से इतराज करना चाहिए। जो हमारे ऐसे नेशनल इश्यूज हों जिनका तल्लुक डायरेक्ट पाकिस्तान की सलामती से हो, कौमी मफाद हो, अवामी मफाद हो, वहाँ पर हम कोशिश करें कि हम अगर किसी बात का पता नहीं है तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि उस पर हम प्रोफेसर या हम उस पर तबसरा निगार ना बने। और बहुत सारे फील्ड हैं उस पर हम तबसरे भी करें, हमें बात भी करनी चाहिए। पता नहीं कौन से आपके भाई आपके पास आपके पास बैठे हुए, नाम नहीं मुझे पता। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब स्टूडियो कौन जी? राना हमारे साथ जो मौजूद है, राना एहसान अफजल साहब। राना एहसान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा और बहुत सारे फील्ड हैं, कम से कम जो हमारा चाइना जो हमारा हर अच्छे बुरे वक्त का साथी है, आपको नहीं पता क्या क्या साजिशें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। चाइना को कितना प्रेशराइज, पाकिस्तान को कितना प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस बात का आपको पता ही नहीं है आप उस पर भी तबसरा कर देते हैं। मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद था। जनरल आसिम बाजवा साहब जो कि सीपैक को देख रहे हैं, आज भी हमारे 3-4 जो उनके साथ एग्रीमेंट थे उसको आगे बढ़ाया गया है। इसका जो ट्रेन वाला जो रेलवे का सिस्टम ट्रैक है उसकी अप्रूवल हुई है सीपैक के अंदर। इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर मेरे खुद दोस्त है, मैं इसी में जो इन बातों का अंदाजा है कि मैं 2-3 दिन बाद इंटरेक्शन रहा है मेरा सीपैक के मंसूबों के लिए। हमारे बहुत सारे दोस्त चाइना से, पाकिस्तान से जो इस काम को कर रहे हैं, ये तो कोई जेन से निकाल दे। मैं समझता मतलब आज के बजट में फिर आप लोगों ने क्या अनाउंसमेंट वगैरह की है इस हवाले से, या कुछ आपने इसको इससे हटकर सोचा है कि इसके लिए कुछ करना है? पहले मैं जो आपको बात कह रहा हूँ तो वो जरा सुन लेते तो आपको बजट में भी आ जाते हैं। जी जी, मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसके ऊपर सारा जो ऑलरेडी उनके साथ चीजें तय है उन पे काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे हम यकीन कर लें कि हमें, क्योंकि ये मनसूबा हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, ये किसी की जात का मसला नहीं है। बाकी जहां तक आपने बजट की बात की, देखें हमारी हुकूमत में फिर कहता हूँ कि जाहिर है मुश्किलात आती हैं। खाली खजाना, माफिया, कोरोना, टिड्डी दिल, LOC पर जंगी महाज और 5000 अरब का कर्जा भी वापस कर चुके हैं। इमरान खान ने इसके बावजूद कोई टैक्स नहीं लगाया। पहली अचीवमेंट तो हमारी ये है। आप जरा अंदाजा करें कि अफवाज पाकिस्तान ने अपना बजट नहीं लिया, उनको पता है क्या हालात चल रहे हैं। जहां तक सीपैक का मामला है उसके ऊपर तमाम जो चीजें मौजूद हैं। अगर आपको आज बजट पेश हुआ है, मैं कह रहा हूं बजट पढ़ा नहीं है, किताबें आई नहीं, कहना शुरू कर दिया कि जी सीपैक गया। ऐसे दोस्तों को तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। खुदारा अक्ल रोश के नाखुन ले, ये पाकिस्तान की जिंदगी और बका का मसला है। ये चाइना पाकिस्तान के साथ इतने प्रेशर के बावजूद जो इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, उसकी मेन रीजन ये सीपैक है। इसलिए कम अज कम मैं फिर गुजारिश करूंगा और हर जगह पे तबसरा करें, सीपैक को जो आदमी रोल बैक करेगा, जो उस पर कंप्रोमाइज करेगा, खा वो हमारी हुकूमत हो खा किसी हुकूमत हो, मैं समझता हूं कि वो ना पाकिस्तान से मुखलिस है, ना वो अपने आप से मुखलिस है, ना वो अवाम से मुखलिस है। इसलिए सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की लाइफ है, इसको अंडरस्टैंड कर ले। तो फजूल पे तबसरा ना किया करें। ले लें आप पूछे, आप कम से कम अपने किसी नुमाइंदे को
ठीक है बात शौकत बशीर साहब, जितनी आपने सीपैक के लिए बातें कर ली हैं उसको तो चलिए ठीक है, हम एक साइड पे कर देते हैं। वो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान उसके लिए मुखलिस है, ठीक है, हम इस बात से एग्री करते हैं। तो बलूचिस्तान को किस लिए नज़रअंदाज किया गया, एक तो चले इस बात पे आप रोशनी डाल दें थोड़ी सी कि किस लिए उसको नज़रअंदाज किया गया। दूसरा, मतलब अगर आपने जिस तरह से कहा कि खजाना तो बिल्कुल खाली है, तो उस ऊपर से आपने नया टैक्स भी नहीं लगाया, तो फिर हमारी जो मईशत है वो पहले ही बदहाली का शिकार है, तो उसको किस तरह से खड़ा करेंगे आप लोग? अच्छा, मैं आपसे पहले अर्ज करूं कि आप ये अंदाजा कर लें कि 3000 अरब का लॉस हुआ है कोरोना की वजह से। अगर आपने कल IMF का स्टेटमेंट सुना हो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो 3 से 4% श्रिंक हुई है। ऐसे ममालिक जहां पर उनका वो कहते थे कि हम आसमान से बातें कर रहे हैं, अमेरिका से बड़ा मुल्क तो नहीं है, उनकी इकोनॉमी, उनका हेल्थ का निजाम, उनकी दूसरी चीजें, दुनिया फदा कर ली, चांद तक पहुंच के, वहां पर भी हालात ये है कि इतनी मुश्किल आन पड़ी है उनके पास कि वहां पर भी इकोनॉमी कंप्रोमाइज हो गई है। उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो बंद हो गए हैं। इसलिए आपने कहा कि आप क्या करेंगे, पहली बात ये जहन में रख लें, जहां तक बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान को हम नजर, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि सीपैक हमारी लाइफ लाइन है। बलूचिस्तान, बदकिस्मती हमारी ये रही है, माजी की हुकूमतों ने बलूचिस्तान को जो अहमियत दी जानी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होना चाहिए था, जो फंड वहां दिए जाने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए। इसलिए हमारे दुश्मन ने भी वहां फायदा उठाया, वहां पर उन्होंने कोशिश की इंट्रीग करने की। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के ऊपर अभी आप देखेंगे जो सूबाई हुकूमत का बजट आएगा, जो नेशनल लेवल पे बजट आया, जो हमारा NFC है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल तरीन हालात के बावजूद 18वीं तरमीम जो इश्यूज सेटल हैं उनको ऊपर हम कंप्रोमाइज ना करें, सूबों को उनका हक दिया जाए, क्योंकि जितने सूबे मजबूत होंगे वफाक मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की आवाम मजबूत होगी। ठीक है शौकत बशीर साहब, क्या इस तरह हो सकता है जिस तरह से पिछले साल हुआ था कि आप लोगों ने मिनी बजट पेश कर दिया था, क्या इस साल भी आवाम को इस तरह की सूरत हाल का सामना रहेगा? बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए, जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, मुश्किल हालात हैं। हुकूमत इस वक्त, हम जहां कोरोना से लड़ रहे हैं, हमें गुर्बत और अफलास से भी लड़ना पड़ रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो बजट अभी पेश किया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, और इवन 73% हमने खसारे में कमी की है, 5000 अरब का कर्जा वापस किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरे साल में स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया। इसलिए जो बात आप कर रही हैं, इसके चांसेस हैं, मैं बिल्कुल इसको नो नहीं कहूंगा, पर हमारी कोशिश ये है कि पहले ही पब्लिक इकोनॉमी की तो हालत पहले ही अच्छी नहीं है, पहले ही 32,000 अरब के कर्जे हमें वरासत में मिलते हैं, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिलते हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज होता है। इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में नहीं रही है, कभी इमरान खान वजीर आजम रही है इस मुल्क के अंदर, हमें बताइए कोई ऐसी बदकिस्मत हुकूमत होगी जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही होगी? क्या हमने तो कहा था हमने IMF के पास नहीं जाना, बड़ी कोशिश की इन चीजों से बचने की। जब स्टील मिल को हाथ लगाया 500 अरब का कर्जा, PIO को हाथ लगाया 600 अरब में मकरूज। 100 चीजों को कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने के लिए। दुआ ये करेंगे 2020 जो है, हम अपनी जिंदगियां बचा लें। ये मैं आज बात कह रहा हूं, या गौर से सुने सब लोग। 7 न्यूज के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब लोग अगर जिंदा रहेंगे तो अगले मामला चलेंगे, जिस तरह हम लोग बदहतियाती ठीक है शौकत बशीर साहब, जिंदा रहेंगे तो आगे मामला देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आवाम को अपने माइंड में चीज रखनी चाहिए कि अगर जिंदा रहेंगे तो मजीद भी मुश्किलात सामने आ सकती है। जिस तरह से मिनी बजट के जरिए कुछ और भी आवाम के ऊपर बोझ डाला जा सकता है, टैक्सेस की भरमार की जा सकती है, कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। शौकत बशीर साहब ने कमाल कर दिया सीपैक का, जिस तरीके से ये दफा कर रहे थे। काश इन्होंने जब हमारी हुकूमत थी तब भी ऐसे ही दफा किया होता, तब तो ये बहुत यानी कि करप्शन तक के इल्जामात इन्होंने सीपैक पे लगा दिए थे। आज इनके सीपैक के बड़े हमायती बने हुए हैं, अच्छी बात है। सीपैक हमने ही ये पौधा लगाया था जो ग्रो कर रहा है,
इसीलिए बजट में इसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे बहुत कुछ सीपेक पे हो रहा है। तो बातें जिस तरह पीटीआई की चलती हैं उसी तरह चलती है। ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने कर्जे वापस कर लिए, तो भाई आप ओवरऑल कर्जे तो देखें कहां पहुंच गए हैं। ये कर्जे जो हैं ये 5 अरब वापस कर दिए नहीं, आपने 100 अरब डॉलर के आपके एक्सटर्नल कर्जे थे जो आज 111 अरब के हैं। इसका मतलब है कि नेट कर्जे आपने बढ़ाए हैं। जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो 67% जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशो था, आज 90% क्रॉस कर चुका है। यानी कि जहां आप हमें 30,000 अरब पे कहते हैं, आज आप कर्जे 45,000 अरब रुपए पे छोड़ गए, पे आपने खड़े किए हैं। और आगे तो अभी आपका दूसरा साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आप और कितने कर्जे लेंगे, और मुल्क के ऊपर एक रिकॉर्ड कर्जे इन्होंने चढ़ाए। तो ये जो बातों और अल्फाजों का हेर फेर है, इसके पीटीआई वाले हमेशा पहले दिन से ही माहिर हैं और आपको इसी चीज की महारत नजर आएगी। आपने मिनी बजट की बात की, मिनी बजट डेफिनेटली जो सूरत हाल लग रही है, इन्होंने कहा कोई नया टैक्स नहीं लगाया, तो मुझे बताएं कोई नया टैक्स लगाए बगैर ये 1000 अरब और टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे? अगर वो टैक्स नहीं लगेगा या वो पैसे नहीं इकट्ठा करेंगे, और आपका शॉर्टफॉल डेफिसिट जिस तरह इस साल आपकी सारी टारगेट्स फेल हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर टारगेट फेल, सर्विस सेक्टर टारगेट फेल, इंडस्ट्रियल सेक्टर टारगेट फेल। और ये कोरोना की बात करते हैं, हम कोरोना से पहले की बात कर लें, कोरोना से पहले इस मुल्क की मईशत तबाही के दर्ज के ऊपर खड़ी थी। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है कंसेक्यूटिव 2 सालों से मनफी चल रही है। यानी कि आप ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग जो होती है वो ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर ने कर्जा कितना लिया बैंकों से, वो जो है हमारा जो आखिरी साल था 775 अरब दिया गया, इस साल तकरीबन 80% डाउनफॉल उसके अंदर आया और 280 अरब पे मई के फिगर्स हैं कि बोरोइंग हुई। तो यहां तो सूद जहां इन्होंने चढ़ा दिया था 13.25% पे, और ये इन्होंने एक्सपोर्ट्स की भी बात की। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल से उमर साहब ने बात की थी, मुझे मौका असल में बड़ी देर बाद मिला है। तो एक्सपोर्ट्स तो यहां डिक्लाइन हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स तो ये 2 सालों में बढ़ा नहीं सके। तो ये किस एरिया में बात करेंगे? अगर आप एफबीआर के टैक्स कलेक्शन की बात करें, राना इहसान साहब, यहाँ पर अब बात यह है कि उन्होंने बजट पेश कर दिया और ये भी पेश गोई कर दी है कि चांसेस हैं कि मिनी बजट भी पेश किया जाएगा। कुछ चीजों की कीमतों में अभी इजाफा किया गया है और नजर आ रहा है कि इन फ्यूचर भी चीजों की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, और जो टैक्स अभी इन्होंने नया नहीं लगाया वो इन फ्यूचर लगाया जा सकता है। चांसेस जो है वो उन्होंने बता दिया कि हैं। बिल्कुल आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह से मजम्मत करेंगे बातों की हद तक, और इसी तरह से कहेंगे कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं? देखिए, हम तो असल में आप लोग किस तरह से अवाम का साथ देंगे एज ऑपोजिशन? देखिए, हमारा एक ऑफिशियली एज ए ऑपोजिशन हमारा जो रोल है, हम नेशनल असेंबली में इसको रेज करेंगे, हम पब्लिक में रेज करेंगे कि उनको हकायक बताएंगे कि ये अवाम अवाम ये जो गवर्नमेंट है अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, बड़ा इन्होंने जो अब जरूरत क्या थी उस पे आ जाए कि सोल्यूशन बजट में होना क्या चाहिए था। बजट में एक मैसिव डेवलपमेंट स्पेंडिंग का बजट आना चाहिए था। इन्होंने जो डेवलपमेंट का बजट दिया वो 12% कम है पिछले साल से। एहसान साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो मतलब सिर्फ लास्ट कमेंट आपसे शॉर्टली लेना चाहूंगी। सिर्फ कौमी असेंबली में इसको आप लोग रेस करेंगे, मैं एक्चुअली आप लोगों का किरदार जानना चाहती हूं। हम अपनी जो है वो जो तजवीज़ात हैं वो पेश करेंगे असेंबली के अंदर, हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। और मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, और रिलीफ पैकेजेस हम रेकमेंड करेंगे तीनों सेक्टर्स के अंदर जो मेजर हैं कि वो दिए जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात में है, और मुझे नहीं लगता बिल्कुल मुश्किल हालात में अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाले। और जिस तरह से हुकूमत ने बजट पेश किया है, उम्मीद करते हैं कि आगे जो जाके जिस तरह से पेशन गोई की जा रही है और कहा जा रहा है कि चांसेस हैं मिनी बजट भी पेश किया जाए। और अभी जो बात की थी कि अवाम को रिलीफ दिया गया, जिस तरह से अभी रिलीफ दिया गया, इस तरह से खुदा न खास्ता आगे जाके भी रिलीफ ना दिया जाए, बल्कि अवाम के बारे में हकीकी सोचा जाए। जिस तरह की सूरत हाल है, पेंडेमिक और दूसरी तरफ गुर्बत, इसमें अवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए, इस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।